ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एएस लेवल बिजनेस विद सैम। मैं हूं सर अतीक मानिया और आज जो है वो हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और ये नया टॉपिक जो हमारे पास आज है, दिस इज प्रोडक्शन मेथड्स। अच्छा, प्रोडक्शन मेथड का क्या मतलब है वो भी मैं आपको जरा समझाता हूं। प्रोडक्शन मेथड का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, आई रिपीट, कोई भी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो उसके पास वो प्रोड्यूस करने के क्या क्या मेथड्स इंवॉल्व है, अब मेथड्स अवेलेबल हैं। सो लेट्स से अगर आप मैं बात करते हो, कोई भी कंपनी साबुन बना रही है, टूथपेस्ट बना रही है, शैम्पू बना रही है, कपड़े बना रही है, जूते बना रही है, कुछ भी बना रही है, तो कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बना रही है तो उसके पास वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। सो लेट्स से आज अगर मैं ये डिसाइड करता हूं कि भाई मुझे जो है वो शैम्पू बनाना है, तो मेरे पास ये शैम्पू बनाने के क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है, यानी वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको मैं यूज करके, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको मैं यूज करके शैम्पू बना सकता हूं। सो दुनिया में, या हम अपने कोर्स की अगर बात करते हैं एएस लेवल बिजनेस के अंदर, हमारे पास अपने कोर्स में 4 प्रोडक्शन मेथड्स अवेलेबल है। यानी कोई भी कंपनी अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहती है तो वो 4 मेथड्स यूज कर सकती है। मेथड नंबर 1, जॉब प्रोडक्शन। मेथड नंबर 2, बैच प्रोडक्शन। मेथड नंबर 3, फ्लोर प्रोडक्शन। एंड मेथड नंबर 4, विच इज मास कस्टमाइजेशन। अच्छा जी, ये चारों क्या क्या अलग अलग मेथड्स हैं, मैं एक एक करके आपको सारे मेथड्स समझाता हूं। इनिशियली जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जॉब प्रोडक्शन से। यानी जॉब प्रोडक्शन क्या है, मतलब अगर कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाना चाहती है तो उसके बाद प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सबसे पहला ऑप्शन अवेलेबल होता है वो होता है जॉब प्रोडक्शन। अच्छा, ये जो जॉब प्रोडक्शन का मेथड अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, मोर देन 90% ऑफ द बिजनेसेस इन द वर्ल्ड, ठीक है, आपको उनके पास ये जॉब प्रोडक्शन का मेथड ही नजर आएगा। जॉब प्रोडक्शन का मेथड आपको मोस्टली स्मॉल बिजनेस में या फाइनेंशियली जो वीक बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर नजर आएगा। अब सवाल यह है कि जॉब प्रोडक्शन का मेथड है क्या। जॉब प्रोडक्शन का जो मेथड है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का, वो एक ऐसा मेथड है जहां पर कंपनी की ये अप्रोच होती है कि वो कस्टमर के इंडिविजुअल ऑर्डर के हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा। कंपनी की अप्रोच होती है कि वो वहां पर कस्टमर के इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएगा। यानी प्रोडक्ट बनाएगा नहीं, जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी वो बनाकर वैसा प्रोडक्ट दे देगा। जॉब प्रोडक्शन, job production is a production method where the company produces a one-off item. One-off item का मतलब the company produces the product according to the individual requirement of the customer. यानी कस्टमर की जैसी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होगी कंपनी वैसा प्रोडक्ट बनाकर देगी। कस्टमर की जैसी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होगी कंपनी वैसा प्रोडक्ट बनाकर देगी। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं बच्चों को हर बार देता हूं, ये मेरे आपकी गली में जो रेगुलर टेलर्स होते हैं, दे आर दी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जॉब प्रोडक्शन। आप उनके पास जाओ, उनको आप बोलो मुझे शलवार कुर्ता स्टिच करना है, वो शलवार कुर्ता स्टिच कर देंगे। आप उनको बोलो मुझे शलवार कुर्ते के साथ शर्ट स्टिच करनी है, वो शर्ट बनाकर दे देंगे। आप बोलो मुझे उसके साथ पैंट चाहिए, वो पैंट बनाकर दे देंगे। आप बोलो इस बार मेरा इरादा है कि मैं शलवार कुर्ते में जो है ना वो नया फैशन लेके आ रहा हूं, मैं हाफ स्लीव का कुर्ता पहनूंगा, वो आपको हाफ स्लीव का कुर्ता बनाकर दे देगा। आप बोलो मैं नया फैशन बना रहा हूं, मैं कुर्ते के साथ शॉर्ट्स पहनूंगा, वो शॉर्ट्स बनाकर दे देगा। आप बोलो मेरे शलवार कुर्ते के ऊपर सांप बना दो, बोलेगा सांप छोड़ो मैं पूरा जू बना देता हूं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसा प्रोडक्ट बनाकर देगा आपको। दैट इज जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन का मतलब होता है कस्टमर की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट को ऑल्टर करके देना या उसको इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाकर देना, जॉब प्रोडक्शन। ठीक है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर आपको पहला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि जॉब प्रोडक्शन है क्या। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है प्रोडक्शन मेथड्स के ऊपर, कि कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाती है या बनाना चाहती है तो उसके बाद प्रोडक्ट बनाने के क्या क्या ऑप्शंस है। तो पहला ऑप्शन है जॉब प्रोडक्शन, इंडिविजुअल कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना। इंडिविजुअल कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना, यह है पहला ऑप्शन।
अच्छा, अब ऑब्वियसली बात है, एग्जामिनर अगर आपसे पूछेगा कि भाई जॉब प्रोडक्शन क्या है, तो आप समझा देंगे। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि एग्जामिनर आपसे सिर्फ डेफिनेशन ही पूछे जॉब प्रोडक्शन की। एग्जामिनर जो है वो आपसे जॉब प्रोडक्शन के फीचर्स पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे जॉब प्रोडक्शन के एडवांटेज पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे जॉब प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट पूछ सकता है, और एग्जामिनर आपसे जॉब प्रोडक्शन के डिसएडवांटेज भी पूछ सकता है। तो वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके सारी जितनी भी प्रोडक्शन मेथड्स है सबको डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि वो मेथड्स हैं क्या, उनकी स्पेशलिटी है, उनका फीचर क्या है, उसको अगर इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, देन उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो इनिशियली अगर हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं फ्रॉम जॉब प्रोडक्शन, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया जॉब प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोडक्शन मेथड है जहां पर कंपनी इंडिविजुअल कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बना रहा है। अब इस जॉब प्रोडक्शन का जो फीचर है, या फीचर का मतलब वो कोई कौन सी ऐसी चीज है जो इस जॉब प्रोडक्शन को दूसरे प्रोडक्शन मेथड से जो है वो डिफरेंशिएट करती है, तो वो है प्रोड्यूसिंग वन ऑफ आइटम्स, यानी एक ऐसा आइटम बनाना जो एक ही बार बनता है, एक ऐसा आइटम बनाना जो इंडिविजुअल कस्टमर के हिसाब से बना है। ऑब्वियसली बात है कि मैं टेलर हूं और आपके हिसाब से मैंने सांप वाला शलवार कुर्ता बनाया, तो उसे वो आपके लिए बनाया, सबके लिए थोड़ी बनाया। ठीक है ना, वो एक आइटम एक ही बंदे के लिए बना है क्योंकि आपने ऑर्डर दिया था। तो वन ऑफ आइटम का मतलब एक एक अनोखा आइटम होता है जो एक ही बंदे के लिए बनता है। अब जरूरी नहीं कि अनोखा में सांप है तो अनोखा है, सिंपल भी हो सकता था, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से था तो आपके लिए बना है, वन ऑफ आइटम्स। अच्छा, अब अगर कोई बिजनेस अपने पास ये डिसाइड करता है कि उसने जॉब प्रोडक्शन को इंप्लीमेंट करना है, तो वो क्या करे ऐसा कि वो जॉब प्रोडक्शन को इंप्लीमेंट कर सके अपने पास। तो वो बिजनेसेस जो फोकस करते हैं जॉब प्रोडक्शन के ऊपर, दे नीड टू मेक श्योर कि उनके जो इंप्लॉयज हैं वो हाईली स्किल्ड लेबर फोर्स वाले बंदे हो, वो हाईली स्किल्ड लेबर फोर्स हो, मतलब उनको मल्टीपल चीजें बनाना आती हो, उनके पास मल्टीपल स्किल्स हो। फॉर एग्जाम्पल, आप टेलर के पास गए, आपने टेलर को बोला भाई मुझे शलवार कुर्ता स्टिच करना है, टेलर ने बोला हो जाएगा सर, मेरा बदना कर देगा। आपने बोला अच्छा एक काम करो, शलवार कुर्ते के साथ साथ मुझे शर्ट भी बना दो। उसने बोला सॉरी सर, शर्ट बनाना तो नहीं आता मेरे बंदे को, कहीं और से स्टिच करवा लो। आपने बोला ठीक है, आप दूसरे टेलर के पास गए, उसको आपने बोला शर्ट स्टिच कर दोगे, उसने बोला बिल्कुल हो जाएगा सर, शर्ट स्टिच कर दूंगा। आपने बोला अच्छा एक काम करो, मुझे पैंट भी स्टिच कर दो। उसने सॉरी सर, पैंट तो नहीं करते हम, पैंट के लिए आप तीसरे दर्जी के पास जाएं। आप बोलोगे मैं पागल हूं, मैं जगह जगह भागता रहूं। अगर यही तरीका अपनाना था तो बंदा बोले मैं रेडीमेड पहन लूं, मैं क्यों तीन जगह पर भागूं। तो इस बिजनेस मॉडल की सक्सेस किस चीज पर है कि ये हर कस्टमर की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बना रहा है। ये जो जॉब प्रोडक्शन वाले बिजनेस होते हैं, इनकी सक्सेस क्या होती है, दे आर मेकिंग प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। तो भाई अगर आप कस्टमर की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बना रहे हो, तो फिर आपके पास लेबर भी ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल भी तो कर सके। कस्टमर बोले मुझे लॉन्ग स्लीव बनाना है, बोलो नहीं नहीं यार मैं तो शर्ट बनाता हूँ, मुझे तो हाफ स्लीव बनाना आती है, या मुझे तो स्लीवलेस बनाना आते हैं, एक काम करो मुझे तो आता नहीं है, आप स्लीवलेस शलवार कुर्ता पहन लो। अब बंदा बोले पागल हो यार, ये क्या बात हुई। ठीक है ना, तो आपके बंदे में मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए कि कस्टमर अगर आड़ा टेढ़ा या अनोखा ऑर्डर लेकर आए, उसके अंदर वो स्किल्स हो उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए उसी डोमेन के अंदर। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मल्टीपल स्किल्स का मतलब ये है कि वो जो है वो अगर शर्ट बनाने के लिए लेबर रखा है तो उसको स्टेक बनाना भी आता हो, कि भाई कस्टमर आया तो शर्ट बनाते रहो साथ में उसको स्टेक बना के भी दे दो। मैं उन स्किल्स की बात नहीं कर रहा, मैं वो स्किल्स की बात कर रहा हूं जो उसी डोमेन के अंदर है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर वो स्टिचिंग का एम्प्लॉय है तो उसके पास स्टिचिंग की मल्टीपल स्किल्स हो कि वो अलग अलग चीजें बनाना जानता हो। ये रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट अगर कस्टमर के पास रिक्वायरमेंट, अगर एम्प्लॉय के पास मल्टीपल स्किल्स नहीं है या हाईली स्किल्ड नहीं है, तो वो कस्टमर के इंडिविजुअल ऑर्डर्स को केटर नहीं कर पाएगा। जो वो करेगा नहीं तो फिर जॉब प्रोडक्शन किस काम की। जॉब प्रोडक्शन का तो मकसद ही है ना कि आप कस्टमर के इंडिविजुअल ऑर्डर्स को यस बोल सको। अच्छा, देन वी हैव सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जॉब प्रोडक्शन का सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो यही है कि आप इंडिविजुअल कस्टमर के ऑर्डर्स ले पाते हो, आप स्पेशल ऑर्डर्स ले पाते हो। कस्टमर को ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, आप तो बोला डन है सर, हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहला एडवांटेज क्या है जॉब प्रोडक्शन का, द कंपनी कैन एक्सेप्ट इंडिविजुअल ऑर्डर्स या स्पेशल ऑर्डर्स, या कंपनी कैन सेटिस्फाई द एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू इट्स इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। ये पहला फायदा। अब दूसरा फायदा जॉब प्रोडक्शन वाले बिजनेस के अंदर ये होता है कि आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो। आप बोलते हो भाई काम आपकी मर्जी का, आपको हाफ स्लीव वाला है, स्लीवलेस कुर्ता चाहिए ना, हम बना देंगे नया फैशन स्लीवलेस कुर्ता,
मर्दों का नमाज पढ़ने जा रहे ईद की स्लीवलेस कुर्ता पहन के, आपको ये नया फैशन आया बना देंगे, काम आपकी मर्जी का, पैसे हमारी मर्जी के, तो आप प्रीमियम प्राइसिंग पे भी आते हो। ठीक है। इसके अलावा तीसरा है कि भाई वर्कर को अलग अलग किस्म के ऑर्डर आ रहे होते हैं अलग अलग कस्टमर से, तो वर्कर के पास एक वैरायटी होती है काम की, तो वर्कर का वैरायटी ऑफ वर्क की वजह से वर्कर का जो मोटिवेशन लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। लेकिन जॉब प्रोडक्शन के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अब हर कस्टमर के लिए एक नया प्रोडक्ट बनेगा, एंड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स बनाओगे प्रोडक्शन उतनी स्लो होगी, और जितनी स्लो प्रोडक्शन होगी उतने कम यूनिट बनेंगे। और हम चैप्टर नंबर 1 से अभी तक ये पढ़ते हुए आए हैं कि जब प्रोडक्ट कम बनेंगे तो वो डिवाइड भी कम यूनिट में होंगे, तो एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगी। हमने क्या पढ़ा है, जितने ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट होता है, एवरेज कॉस्ट कम होती है, जितने कम यूनिट बनते हैं एवरेज कॉस्ट उतनी ज्यादा होती है। फिर दूसरा डिसएडवांटेज ये कि भाई टाइम कंज्यूमिंग होगा, जो है वो प्रोडक्ट्स बनेंगी भी कम, और कंपनी को या जैसे दर्जी है वो जॉब प्रोडक्शन वाला है, उसको टूल्स भी फिर इतने सारे रखने पड़ेंगे। अब दर्जी की दुकान तो बेचारे की छोटी सी है, अब उसको टूल्स तो सारे रखने हैं। कस्टमर आता है शेरवानी बनाने के लिए तो शेरवानी बनाने के भी टूल होने चाहिए, कस्टमर आता है शलवार कुर्ता बनाने के लिए तो उसका भी टूल होना चाहिए, शर्ट बनाने आ रहा है शर्ट बनाने का टूल होना चाहिए, पैंट बनाने आ रहा है पैंट बनाने का टूल होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? तो जितने किस्म के आप ऑर्डर्स कस्टमर से ले सकते हो, आपको उतनी किस्म की चीज बनाने के फिर आपके पास अलग अलग टूल्स भी होने चाहिए। तो ये है हमारे पास सबसे पहले जॉब प्रोडक्शन। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब इसका कंप्लीट ऑपोजिट वर्जन हमारे पास है फ्लो प्रोडक्शन। कंप्लीट ऑपोजिट वर्जन है। जैसे जॉब प्रोडक्शन में क्या था कि आप हर कस्टमर की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, आपने जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वैसा प्रोडक्ट बना दिया। यहां पर अब ऐसा नहीं है। फ्लो प्रोडक्शन में क्या होता है कि आप मशीनरी लगाते हैं और आप प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन दिस मशीनरी इज सो टेक्निकल एंड सो स्पेशलाइज्ड कि ये एक ही प्रोडक्ट बनाएगी और दिन रात 7 दिन 24 घंटे 365 डेज अ ईयर एक ही प्रोडक्ट बनाती जाएगी बनाती जाएगी बनाती जाएगी बनाती जाएगी बनाती जाएगी विदाउट एनी वेरिएशन। मेरी बात समझ आ रही है आपको? फ्लो प्रोडक्शन क्या है? फ्लो प्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है जहां मशीनरी सुबह से रात 24 घंटे एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाएगी और वही बनाती रहेगी 365 डेज अ ईयर विदाउट एनी वेरिएशन। यानी इस मशीन के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये कुछ और बना सके, एक ही चीज बनाएगी वही बनाती रहेगी। अब जैसे मेरे और आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कोई तो मशीनरी है ना जो इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रही है। फ्लो प्रोडक्शन सुबह से लेकर, जब मेरे घर में, मैं कराची में हूं तो मैं के इलेक्ट्रिक की बात कर सकता हूँ। जो के इलेक्ट्रिक की जो पावर जनरेशन प्लांट है वो सुबह से रात 7 डेज अ वीक 365 डेज ईयर बिजली बनाए जा रहे हैं बनाए जा रहे हैं बनाए जा रहे हैं बनाए जा रहे हैं बनाए जा रहे हैं। उसका काम बिजली बनाने के अलावा कुछ है ही नहीं। उससे ना कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है उस प्लांट से, ना उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो बिजली के अलावा कुछ भी बना सके। फ्लो प्रोडक्शन, ये जो ऑयल पेट्रोल होता है, जो ड्रिल होता है, जो इक्विपमेंट जो मशीनरी होती है, जो प्लांट्स होते हैं ऑयल ड्रिल करने के, वो 24 घंटे 365 डेज ईयर ऑयल ही ड्रिल करते रहते हैं, ऑयल निकालते रहते हैं, ऑयल निकालते रहते हैं। उनका काम इसके अलावा कुछ और है ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकते, इसमें कोई वेरिएशन ही नहीं आ सकती, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फ्लो प्रोडक्शन, मूविंग आइटम्स इन अ कंटिन्यूअली प्रोसेस, मूविंग प्रोसेस, यानी मशीन प्लांट लगा हुआ है, कंटिन्यूअली बने जा रहा है, मूविंग प्रोसेस के अंदर कंटिन्यूस बने जा रहा है बने जा रहा है बने जा रहा है बने जा रहा है बने जा रहा है। जैसे कोको कोला है, कोको कोला ने अपने पास फ्लो प्रोडक्शन का प्लांट लगाया हुआ है, 24 घंटे उसकी जो प्लांट चलता रहता है, उसमें बॉटल आती रहती है, कोल्ड ड्रिंक भरती रहती है, उसी बॉटल को आगे उस प्लांट में भरती है, उस पर कैप लगता है, फिर वही प्लांट आगे बॉटल जब वो आगे निकल जाती है, वही प्लांट चले जा रहा है चले जा रहा है, कंटिन्यूली मूविंग प्रोसेस में कंटिन्यूस चले जा रहा है चले जा रहा है, प्रोडक्ट बने जा रहा है। फ्लो प्रोडक्शन, फ्लो। अच्छा, अब फ्लो प्रोडक्शन का फीचर क्या है? फ्लो प्रोडक्शन का जो सबसे बड़ा फीचर है, जो इसको सारे जो है वो प्रोडक्ट से मेथड से डिफरेंशिएट करता है, वो है हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कोको कोला पी, 2 बॉटल्स खरीदी, एक में आपको चीनी कम लग रही है, एक में चीनी ज्यादा लग रही है, एक में टेस्ट अलग एक में टेस्ट अलग, कभी इधर से टेस्ट अलग कभी उधर से टेस्ट अलग, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह यह कि कोको कोला के पास जो प्लांट लगा हुआ है वो लगा हुआ है फ्लो प्रोडक्शन। वो सुबह से लेकर रात तक एक ही तरह की चीज बनाते हैं और वो परफेक्शन के साथ बनाते हैं। गलती तो तब होगी ना जब इंसान 50 काम कर रहा हो या मशीन 10 काम कर रही होगी, होगी नहीं। वो कम कम जो मशीनरी है वो एक ही चीज बना रही है, वो बनाए जा रही है बनाए जा रही है बनाए जा रही है, नॉन स्टॉप बनाए जा रही है। फ्लो प्रोडक्शन,
तो फ्लो प्रोडक्शन का जो पहला फीचर है वो ये है कि ये मशीनरी जो फ्लो प्रोडक्शन वाली होती है ये ह्यूज स्केल पे प्रोड्यूस करती है, बहुत बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करती है, और हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के साथ, मतलब कोई वेरिएशन नहीं होती, एक ही तरह की चीज बन रही होती है बगैर स्टैंडर्डाइजेशन के। अब बच्चा बोलते हैं सर स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये भी तो है कि डिफेक्टेड प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, वो अलग चीज है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि वेरिएशन नहीं होती। और हाँ, फ्लो प्रोडक्शन के की जो मशीनरी होती है उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत कम। इसकी खासियत ये होती है कि एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाती रहती है विद मिनिमम पॉसिबल वेस्टेज, यानी मिनिमम पॉसिबल डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स। अब अगर किसी बिजनेस को अपने पास फ्लो प्रोडक्शन लगानी है तो रिक्वायरमेंट क्या है? सीधी सी बात है भाई, अगर किसी बिजनेस को अपने पास फ्लो प्रोडक्शन लगानी है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है पैसा। ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा जो प्लांट है, ऐसी जो मशीनरी है, ऐसा जो इक्विपमेंट है, बहुत महंगा आता है, आपको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। पहली चीज पैसा। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है सिर्फ पैसा, आपको डिमांड भी तो चाहिए। अच्छा, अब मुझे नहीं पता आप लोग कितने लोगों ने देखा नहीं देखा, कराची में एक बहुत फेमस सोडा की दुकान है थर्स्टी के नाम से। अब वो फ्लेवर्ड सोडा बेचते हैं, ब्लू बेरी सोडा और लेमन सोडा और ये सोडा वो सोडा। उसमें और कोको कोला में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। कोका कोला जो वो ब्लैक सोडा बेचता है, वो कलर्ड फ्लेवर्ड सोडा बेचता है, कोई फर्क नहीं। बट कोको कोला के पास 24 घंटे चलने वाला प्लांट, उसके पास जो है वो 8 घंटे चलने वाली मशीन। फर्क क्या है? फर्क ये है कि कोको कोला अगर इतने बड़े लेवल पे प्रोड्यूस कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि कोको कोला के पास डिमांड है भाई। अगर डिमांड ना होती तो कोको कोला भी प्रोड्यूस ना करता, कोको कोला भी छोटी छोटी मशीनें लगाता, कहता है मैं पागल हूं इतना बड़ा प्लांट लगा के इतनी ज्यादा प्रोडक्शन करूं, जब डिमांड ही नहीं है तो। ये बात समझ आ रही है ना? तो बात यह है कि अगर आपको फ्लो प्रोडक्शन लगाना है तो आपको इतने बड़े लेवल की डिमांड भी चाहिए, प्रोड्यूस तो कर लोगे, बेचना भी तो है। और सिर्फ डिमांड नहीं चाहिए, स्टेबल डिमांड चाहिए, कि कभी कम है कभी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि भाई प्लांट लगा लिया, अच्छा बनाते जा रहे हैं, आज कम बिक रहा है, अच्छा कल ज्यादा बिक रहा है। स्टेबल डिमांड, डिमांड है तो रोज है, या हर 10 दिन में है, या हर महीने है, स्टेबिलिटी भी चाहिए। कम ज्यादा डिमांड होगी तो फिर मशीन को तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ना रोक सकते हो ना ज्यादा कर सकते हो। अगर कोको कोला की मशीनरी 100 बॉटल्स बनाती है तो ना 101 बनाएगी ना 99 बनाएगी, वो 100 ही बनाएगी, रोक नहीं सकते अब आप उसको। ये बहुत बड़ा मसला है। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो डिमांड भी चाहिए और स्टेबल डिमांड भी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है फ्लो प्रोडक्शन की। देन एट द सेम टाइम इसके फायदे भी हैं, फ्लो प्रोडक्शन के नुकसान भी है। फ्लो प्रोडक्शन ऑब्वियस सी बात है, 24 घंटे लगातार बनाया जा रहा है, तो अब आपको इससे क्या समझ में आता है कि यहां पर हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगी, बहुत ज्यादा यूनिट बनते हैं। और भाई जब बहुत ज्यादा यूनिट बनेंगे तो ऑटोमेटिकली हमने क्या पढ़ा है, एवरेज कॉस्ट गिर जाएगी। जब प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं तो एवरेज कॉस्ट गिर जाती है। ये पहला एडवांटेज है फ्लो प्रोडक्शन का। दूसरा एडवांटेज क्या है, शायद आपको स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। दूसरा एडवांटेज ये है कि हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, तो डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स कम बनते हैं, या डिफेक्टेड प्रोडक्ट बनने के चांसेस बहुत कम है। अब जॉब प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो लेबर बना रहा है, हो सकती है गलती, कैंची से काट रहा था, यूं यूं हो गया, हाथ हिल गया, ये हिल गया, चाय गिरा दी, ये गिरा दी, गलतियां हो सकती है ना भाई, डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं मशीन पर। ये नहीं कि डिफेक्टेड प्रोडक्ट बनते नहीं है, बनते हैं, लेकिन मशीन की गलती करने के चांसेस बहुत कम है। आप जब कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेटर पे क्यों ज्यादा भरोसा करते हो? आपके बराबर में आपका दोस्त है जो मैथ जीनियस है, और आपको कोई कैलकुलेशन करनी हो, आप भी कैलकुलेटर पे ज्यादा भरोसा करोगे, दोस्त पे कम करोगे। मशीन की गलती होती है लेकिन चांसेस बहुत कम। अब फ्लो प्रोडक्शन के डिसएडवांटेजेस, सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है फ्लो प्रोडक्शन का? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। कोका कोला ने अगर अपने पास फ्लो प्रोडक्शन की मशीनरी लगाई है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो उस मशीन से कोई और काम ले ही नहीं सकती। और मशीन को अगर कोका कोला चाहे कि मैं इस पर कम बनाऊं या ज्यादा बनाऊं, वो भी पॉसिबल नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है मशीन के ऊपर जो फ्लो प्रोडक्शन की होती है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है फ्लो प्रोडक्शन के अंदर, इस सेटअप को लगाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा नहीं काफी एक्सपेंसिव है। ऐसी मशीनरी जो इतने बड़े लेवल पे काम करे, ऐसी मशीनरी ऐसा सेटअप लगाना इज प्रीटी एक्सपेंसिव। ये दूसरा एडवांटेज है हमारे पास फ्लो प्रोडक्शन का। अच्छा जी, अजान इज नाउ डन, मूविंग ऑन। अब हमारे पास एक कंप्लीट ऑपोजिट, ऑपोजिट मैं बोलूंगा कंप्लीट मिक्सचर के दो फॉर्मेट्स बचे हैं। मतलब एक बिल्कुल ऑपोजिट था जॉब प्रोडक्शन, जहां पर जो है वो इंडिविजुअल कस्टमर के हिसाब से काम हो रहा है। अच्छा, जॉब प्रोडक्शन में एक चीज और भी याद रखो, जॉब प्रोडक्शन के अंदर
लेबर के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि लेबर के ऊपर फोकस ज्यादा है ना, लेबर ही कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है। और फ्लो के अंदर कंप्लीट जो है वो हम मशीन के ऊपर है, लेबर पे डिपेंडेंसी कम है, ऐसे नहीं कि है ही नहीं, है लेकिन कम है। अच्छा, अब हमारे पास आया है बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन की डेफिनेशन अगर आप सामने देखो तो आपको शायद थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं बैच प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है क्या। बैच प्रोडक्शन में इट्स बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ जॉब एंड फ्लो। कुछ चीजें इसमें जॉब वाली अच्छी है, कुछ चीजें इसमें बैच फ्लो वाली अच्छी है। फ्लो में प्रॉब्लम क्या था कि ये मशीन एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाती है और उसके अलावा और कुछ नहीं बना सकती। बैच में मशीन इस्तेमाल होती है, बैच में मशीन इस्तेमाल होती है, लेकिन ऐसी मशीनरी होती है जो आपको अलग अलग बैचेस बनाने देती है आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स के। मेरी बात समझ, तो मतलब वैरायटी बनाने देती है, लेकिन वैरायटी भी लिमिटेड। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी की, तो उसके पास दवाई बनाने वाली एक मशीन है, ठीक है, उसी मशीन के ऊपर पैराडॉल भी बन रही है, पैराडॉल एक्स्ट्रा भी बन रही है, पैराडॉल सीएफ भी बन रही है। मतलब उसी मशीन के ऊपर अलग अलग बैचेस में मिलते जुलते प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक रेगुलर बेकरी की एग्जांपल देता हूं, तो अगर एक बेकरी के पास 6-8 किस्म के बिस्किट हैं, पिस्ताशियो बिस्किट है, पाइनएप्पल बिस्किट है, आलमंड बिस्किट है, चॉकलेट बिस्किट है, तो अगर 6-8 किस्म के बिस्किट हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसने 6-8 बिस्किट बनाने के लिए 6-8 किस्म की अलग अलग मशीनरीज लगाई हुई? नहीं, वो एक ही मशीनरी है, वो एक ही मशीनरी है जिसके ऊपर ये 6-7-8 अलग अलग किस्म के बिस्किट्स बन रहे हैं, अलग अलग बैचेस के अंदर। अलग अलग बैचेस में प्रोडक्ट तैयार हुआ और फिर एक साथ सारे बिस्किट जो है वो ओवन में बेक होने चले गए। मतलब वो मशीनरी की इतनी खासियत है कि वो उसी वक्त पिस्ताशियो बिस्किट भी बना दिया, चॉकलेट भी बना दिया, फिर एक साथ अलग अलग बैचेस में बनाया और एक साथ सबको बेकिंग में डाल दिया। ऐसी होती है बैच प्रोडक्शन। मशीन इस्तेमाल होती है और ये मशीन आपको वैरायटी देती है, लेकिन वैरायटी बहुत ज्यादा, जितनी जॉब प्रोडक्शन में जितनी वैरायटी है ना, ऐसी नहीं है। लिमिटेड वैरायटी ऑफर करती है, स्लाइट वेरिएशन अलाउ करती है। जैसे बंद बिस्किट ही रहे, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया बिस्किट के अंदर, ये स्लाइट वैरायटी के साथ। ये है हम लोगों के पास बैच प्रोडक्शन। अच्छा, अब हमारे पास बैच प्रोडक्शन के फीचर्स क्या है? तो सबसे पहले आप देख सकते हो बैच प्रोडक्शन का फीचर क्या है, कि भाई आइडेंटिकल मिलते जुलते प्रोडक्ट्स बनते हैं मशीन के ऊपर, और हर प्रोडक्ट जो है वो एक साथ अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों से बन रहा है, और एक साथ जो अलग अलग जगहों से मतलब मशीन के ऊपर ही बन रहा है, लेकिन एक साथ फिर जो है वो बेकिंग स्टेज के ऊपर जा रहे हैं। तो डिफरेंट बैचेस में आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और फिर वो एक साथ मिलकर एक ही स्टेज से गुजर रहे हैं। जैसे कि बेकिंग स्टेज है तो एक साथ बेकिंग स्टेज से गुजर रहे हैं। ये मेन फीचर है मशीनरी दैट अलाउस स्लाइट वेरिएशन, या मशीनरी दैट अलाउस सिमिलर प्रोडक्ट्स और ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स टू बी मेड, बैच प्रोडक्शन। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर कोई बिजनेस आज अपने पास, जैसे अगर कोई बेकरी है, वो ऐसी मशीन लगाना चाहती है, बैच प्रोडक्शन बनाना चाहती है, उसको दो चीजें चाहिए। ऐसी मशीनरी चाहिए जो आपको स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है, ऐसी मशीनरी चाहिए जिसके अंदर ये ऑप्शन हो कि मिलते जुलते आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बन सके। अगर ना बन सकते हो तो फिर बेकार है। तो आपको ऐसी फ्लेक्सिबल मशीनरी चाहिए जो आपको आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनाना की इजाजत देती है। जैसे फ्लो प्रोडक्शन में तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स का कुछ भी नहीं है, एक ही चीज बनेगी, सुबह से रात तक वही बनेगी, स्टैंडर्डाइजेशन है, नो फ्लेक्सिबिलिटी। तो रिक्वायरमेंट बैच प्रोडक्शन की है कि एक ऐसी मशीनरी जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है, साथ ही साथ आपको ऐसा लेबर भी चाहिए जो उस मशीन को चला सके या उस पर मल्टीपल या आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बना सके। अब बेकरी 6 किस्म के बिस्किट बना रही है, लेबर बोला नहीं सर मुझे तो सिर्फ चॉकलेट बिस्किट बनाना आता है, अगला बंदा बोला नहीं सर मैं तो सिर्फ वेनिला बिस्किट बनाऊंगा, तो बेकरी कॉर्नर बोलेगा मैं पागल हूँ 6 किस्म के बिस्किट बनाने के लिए 6 बंदे रखूंगा। मुझे तो एक ही बंदा चाहिए जो मेरी मशीन को चला सके और इसी मशीनरी के ऊपर अलग अलग बैचेस में अलग अलग टाइम पर या अलग अलग ड्यूरेशन में 6 अलग अलग बिस्किट बना सके। बैच प्रोडक्शन की दो रिक्वायरमेंट है, फ्लेक्सिबल मशीनरी एंड मल्टी स्किल्ड एम्प्लॉय, या फ्लेक्सिबल एम्प्लॉय, जो भी आप उसको बोलना चाहो। अच्छा, अब क्योंकि इट्स अ मिक्सचर ऑफ जॉब एंड फ्लो, तो इसके जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं आपको बताऊंगा मिक्स एंड मैच में बताऊंगा। अब अगर मैं इसको जॉब से कंपेयर करता हूं तो प्रोडक्शन फास्ट भी है और ज्यादा भी है, तो इसकी एवरेज कॉस्ट कम है। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूं कि एवरेज कॉस्ट कम है, तो एग्जाम में पढ़ता हूं काट देते हैं। तो मैं इसकी पूरी डेफिनेशन पूरा एडवांटेज लिख सकता हूं या लिखूंगा कि एवरेज कॉस्ट इज लो कंपेयर टू जॉब प्रोडक्शन।
लेकिन अगर मैं जॉब से कंपेयर करता हूं तो एवरेज कॉस्ट लो है, क्योंकि जॉब प्रोडक्शन में तो लेबर इस्तेमाल हो रहा था, काम स्लो था, पेस स्लो थी, प्रोडक्शन कम थी, तो बहुत ज्यादा मसला था। तो यहां पर एवरेज कॉस्ट लो है बट कंपेयर टू जॉब प्रोडक्शन। अगर मैं इसको फ्लो से कंपेयर करूंगा तो फ्लो की ज्यादा कम है, इसकी फ्लो के मुकाबले में एवरेज कॉस्ट ज्यादा है। तो मैं पहला एडवांटेज लिखूंगा, एवरेज कॉस्ट इज लो कंपेयर टू जॉब प्रोडक्शन। अच्छा भाई, दूसरा फायदा क्या है, कंपेयर टू फ्लो सम फ्लेक्सिबिलिटीज ऑफर्ड, ऑब्वियस ही बात, फ्लो में तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी थी नहीं ना, तो जब मैं इसको फ्लो से कंपेयर करता हूं तो मुझे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जरूर मिल रही है, यानी आइडेंटिकली सही, मिलते जुलते ही सही, वेरिएशन के साथ बना तो पा रहा हूं ना, फ्लो में तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी थी नहीं। ठीक है ना, ये दो एडवांटेज हो गए। और अगर आप लिखना चाहो तो सम इकोनॉमीज ऑफ स्केल लिख सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी सी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो थोड़े से इकोनॉमीज ऑफ स्केल के फायदे मिलेंगे। सारे इकोनॉमीज ऑफ स्केल के फायदे फ्लो प्रोडक्शन में मिलेंगे क्योंकि वो बड़े स्केल पे काम कर रही है, तो सम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसकी वजह से एवरेज कॉस्ट गिर जाती, ज्यादा नहीं गिरती, थोड़ी सी गिर जाती। तो जॉब के प्रोडक्शन मुकाबले में कम है एवरेज कॉस्ट, फ्लो के मुकाबले में ज्यादा। कमिंग डाउन टू डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज क्या है, व्हेन यू कंपेयर इट टू फ्लो प्रोडक्शन एवरेज कॉस्ट इज हाई। अगर आप उसको कंपेयर करते हो फ्लो प्रोडक्शन से, एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि जितने बड़े लेवल पे जितने ज्यादा यूनिट फ्लो प्रोडक्शन बनाता है, बैच नहीं बनाता, तो कंपेयर टू फ्लो प्रोडक्शन एवरेज कॉस्ट इज हाई। अब ऑब्वियस सी बात है, अब आपने बैच प्रोडक्शन की मशीन लगाई तो 6 किस्म के बिस्किट सही है, तो सही ना। तो अब आपने जब 6 किस्म के बिस्किट बना रहे हो तो आपको 6 किस्म की इन्वेंट्रीज रखनी पड़ेगी, चॉकलेट बिस्किट की इन्वेंट्री अलग, वेनिला की अलग, इसकी अलग, एलमंड की अलग। तो जितनी ज्यादा किस्म के आइडेंटिकल बैचेस बनाओगे मशीन के ऊपर, आपको उतनी किस्म की इन्वेंट्रीज भी रखनी पड़ेगी, और जितनी किस्म की इन्वेंट्रीज रखोगे उतनी किस्म की आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी। ये है हम लोगों के पास बैच प्रोडक्शन। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब हमारे पास आज के जमाने में जो हाई टेक मशीनरी है वो आ गई है, मास कस्टमाइजेशन। अब मास बोलो या मुंह टेढ़ा करके एक्सेंट के साथ मैस कस्टमाइजेशन बोलो, एक ही बात है क्या ये? मास कस्टमाइजेशन बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। इसमें जॉब की वाली चीजें भी हैं, इसमें बैच वाली चीजें भी हैं, इसमें फ्लो वाली चीजें भी हैं। तीनों को मिक्स करके एक ऐसी मशीनरी आई हाईटेक, इसमें तीनों की क्वालिटीज है। आप देखो जरा, the use of flexible computer aided production system to produce items to meet individual customer requirements at mass production cost level। यानी ये जो ऐसी, अब मैं आपको उसका तर्जुमा तशरीह भी समझा ही देता हूं, मुश्किल तो आपको लग ही रहा होगा। मास कस्टमाइजेशन में सॉरी, ऐसी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है जो नंबर वन, इट इज कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर। जैसा आपने आजकल देखा होगा 3D प्रिंटर्स जो आ रहे हैं, कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर के कंट्रोल में चलती है। आपको करना क्या होता है, आपको जैसा भी प्रोडक्ट बनाना है वैसा प्रोडक्ट आपने कंप्यूटर पे डिजाइन किया, कंप्यूटर को आपने दे दिया, कंप्यूटर उस प्रोडक्ट का डिजाइन उठाएगा, मशीन को इंस्ट्रक्शन देगा और मशीन से प्रोडक्ट बना देगा। जैसा आप प्रोडक्ट बोलोगे वो वैसा प्रोडक्ट बना कर देगा। मास कस्टमाइजेशन, बड़े लेवल पर जो है वो आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। और अब आप जिस लेवल पे, जैसे फ्लो प्रोडक्शन पे अगर 1 लाख यूनिट बन सकते हो, तो मास कस्टमाइजेशन पे भी ऐसी मशीन होगी जो कस्टमाइजेशन के साथ 1 लाख यूनिट बना सकते हैं, 10 लाख यूनिट बना सकते हैं, यूनिट इन पीसेस मेरा मतलब है। सो मास कस्टमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, सॉरी एक ऐसा प्रोडक्शन मेथड है जहां पर ऐसी हाईटेक मशीनरी होती है which is controlled by computer, number one. You make a design on the computer and give instructions to the computer. Computer will take instructions from you and explain to the machinery how the product is to be made. तो जैसी कस्टमाइजेशन आप बोलोगे कंप्यूटर को, वो मशीन से वैसी कस्टमाइजेशन वाला प्रोडक्ट आपको बनाकर देगा। और जितनी क्वांटिटी में बोलोगे, 1 करोड़ पीसेस बोलोगे, वो 1 करोड़ बनाकर दे देगा। ये है मास कस्टमाइजेशन। इवेंचुअली हर चीज जो, हर मशीनरी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यही है, मास कस्टमाइजेशन। अच्छा, अब मास कस्टमाइजेशन अगर किसी बिजनेस को लगाना है तो सबसे पहले आपको पता होगा, हम फीचर्स पढ़ते हुए आए। तो मास कस्टमाइजेशन का फीचर ऐसी कौन सी चीज है जो उसको सबसे अलग करती है? तो सबसे अलग क्या कर रही है, आप कस्टमाइजेशन वाले प्रोडक्ट्स इसके ऊपर बना सकते हो, जिस लेवल की कस्टमाइजेशन चाहो उस लेवल की कस्टमाइजेशन वाला प्रोडक्ट बनाएगी ये मशीनरी, मास कस्टमाइजेशन वाली। और जिस लेवल पर आप जितनी क्वांटिटी ऑफ यूनिट बोलो उस क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स बनाएगी। और स्टैंडर्डाइजेशन के साथ, मतलब ये नहीं कि कभी कोई प्रोडक्ट सही बन गया, कोई गलत गलत बन गया, नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन के साथ, गलती किए बगैर बनाती जाएगी, बनाती जाएगी, बनाती जाएगी, मास कस्टमाइजेशन। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट पे आते हैं। अब अगर किसी बिजनेस को मास कस्टमाइजेशन वाली इक्विपमेंट अपने पास लगानी है या प्रोडक्शन मेथड फॉलो करना है, तो भाई रिक्वायरमेंट क्या है?
सबसे पहला आपको ऐसी मशीनरी चाहिए जो कि बहुत महंगी है, जो कि बहुत महंगी है, मजाक नहीं है। अच्छा, उसके अलावा आपको और क्या चाहिए? उसके अलावा आपको चाहिए ऐसा लेबर जो उस मशीनरी को चला सके, उस पे कस्टमाइजेशन या कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बना सके। ये इसकी दो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब फायदे भी हैं मास कस्टमाइजेशन के। मास कस्टमाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कि इसकी एवरेज कॉस्ट कम है। इसकी एवरेज कॉस्ट कम है, लो एवरेज कॉस्ट। दूसरा फायदा, इंडिविजुअल कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है। यानी इंडिविजुअल, अब आप किसी में भी देखो, जॉब में क्या था, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन रहा है प्रोडक्ट, लेकिन एवरेज कॉस्ट ज्यादा है। फ्लो प्रोडक्शन में क्या था, एवरेज कॉस्ट कम है लेकिन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बनता। बैच में क्या है, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेकिन लिमिटेड वैरायटी के साथ बन सकता है, लेकिन एवरेज कॉस्ट भी इतनी कम नहीं है। यहां पर क्या है, इंडिविजुअल कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी प्रोडक्ट बनाकर दे रहा है मशीनरी, जितनी क्वांटिटी बोलो उस क्वांटिटी पे बनाकर दे रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन के साथ भी बनाकर दे रहा है, और एवरेज कॉस्ट भी कम है। तो दो बेसिक एडवांटेज क्या है, लोअर एवरेज कॉस्ट एंड इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर कैन बी मेट। बट देन डिसएडवांटेज है, ये जो मशीनरी सुनने में इतनी अच्छी लग रही है आपको, बहुत महंगी है। इतना आसान नहीं है इसको अफोर्ड करना, बहुत महंगी है। और दूसरा, जैसे जॉब बैच फ्लो में तो प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट थी, अब मैंने आपको क्या बताया, इस मशीन को चलाने वाली कंप्यूटर होती है। तो पहले आपको कंप्यूटर के ऊपर प्रोडक्ट डिजाइन करना पड़ता है, और फिर डिजाइन करने के बाद जो है वो प्रोडक्ट, कंप्यूटर जो है ना मशीन को समझाता है कि ऐसा प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिजाइन करने की भी अलग कॉस्ट होती है। दूसरी जगहों पर जैसे प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट थी, प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट तो यहाँ भी है, लेकिन प्रोडक्ट बनाएगा कौन, मशीन। मशीन को समझाएगा कौन, कंप्यूटर। तो आपको खुद भी तो कंप्यूटर को समझाना है ना। ऐसे थोड़ी आपने पेंसिल से लिख दिया और कंप्यूटर को बोला वो बना दो, अब इतनी भी तेज नहीं हुई ना। तो आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर के ऊपर इस प्रोडक्ट को डिजाइन करना होगा, कोडिंग के साथ जो भी उसकी लैंग्वेज होती है वो सीखनी होगी, उस पर प्रोडक्ट डिजाइन करना होगा। वो प्रोडक्ट की जो डिजाइन है वो कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा, फिर वो एक्सेप्ट करके उसको स्टडी करेगा और फिर मशीन को समझाएगा। तो ये जो कंप्यूटर को समझाना, प्रोडक्ट डिजाइन करना है ना, इसकी भी एक कॉस्ट होती है। तो ये है हम लोगों के पास मास कस्टमाइजेशन।